स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में और हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं 7045220000 पर। लेकिन आज आपके हम तमाम सारे उन सवालों का जवाब देंगे, मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ हैं आज टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। लेकिन उससे पहले एक मार्केट पर नज़र डालते हैं। सेंसेक्स रेड में है और निफ्टी 20-25 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ऊपरी लेवल्स पे जो हम लोगों ने कहा था कि बिकवाली देखने को मिली। सर्वेंद्र, ऊपरी स्तर से दबाव देख रहा है मार्केट में, क्या अप्रोच है आपका इस समय? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, अप्रोच यही है जो गए हफ्ते दोनों दिन हमने बोला कि भाई 18,300 तक टारगेट्स लग रहे हैं, वहां से एग्रेसिवली देखिए प्रॉफिट टेकिंग आ गई है। तो अब यहाँ से नए तो रुझान या नए रिस्क रिवॉर्ड तो बनेंगे नहीं लॉन्ग साइड के। तो आई थिंक अब यहाँ से वेट एंड वॉच रहेगा। जिन्होंने वो ट्रेड लिए हैं हमारे कहने पे, टारगेट्स आ गए हैं तो होपफुली सबने थोड़े ऊपर में प्रॉफिट बुक किए रहेंगे। आई थिंक अब यहाँ से थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच लेके चलना चाहिए। आई थिंक मोटा मोटा अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इमीडिएट एकदम टाइट रेंज जो पकड़े वो आपको, मुझे लग रहा है कि 18,150 से 18,300 अब ये रेंज रहेगी। अब ये रेंज कैसे बिहेव करती है इसको देखेंगे, बट आई थिंक 18,300 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे थोड़ा मुनाफा लेके अगर घर में रखेंगे तो आगे वो पैसे काम आएंगे। 18,300 पे प्रॉफिट लेके रखें। और बैंक निफ्टी में वहां पे भी देखिए, बैंक निफ्टी तो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा साइडवेज हो गया है। और अगर आप उसका अगर आप एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखें लास्ट एक 12-15 दिन का और एक जिसमें कि तकरीबन एक 8 वर्किंग डेज आएंगे, तो मोटा मोटी 41,600 से लेके नीचे में 41,000 तक की रेंज रही थी। तो अभी उधर ही चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा रेंज के बाहर जा नहीं पाया है। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी। और नीचे में खरीदारी 41,000 के आसपास अगर आता है तो रिस्क रिवॉर्ड्स बेहतर बनेंगे, तो वहां पे कहीं लेने की सोचेंगे। बट फिलहाल वेट एंड वॉच दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। चलिए फटाफट से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। इंद्रमल राठौर जी हमारे साथ मंदसौर मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। इंद्रमल जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास SBI के 600 शेयर है 504 के, और 6 मंथ पहले मैंने बाई करे थे। तो ओके, ठीक ठाक मुनाफा आपको इस वक्त हो रहा है। रुकने का मूड है या प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं? सर रुक सकता हूँ, मैं 1 साल और वेट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके सर्वेंद्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं और हर फ्रंट पे आप देखिए तो आउट परफॉर्म किया है। सब कुछ बहुत ही बेहतर है और स्टॉक में तेज़ी भी है। और जिस प्राइस पे उन्होंने खरीदा तो वहाँ से तो बहुत अच्छी तेज़ी है। तो इनको अभी और रुकना चाहिए, साल में रुक सकते हैं ये? जी, आई थिंक जब एक अच्छे ट्रेड में है और एक अच्छे विनिंग ट्रेड में है तो आई थिंक इसको थोड़ा टाइम दें। जिस तरह से आज ये गैप अप आया है, अब ये यहाँ से कैसे बिहेव कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है देखना। और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, और थोड़ा टाइट लगाएं ताकि थोड़ा मुनाफा घर में 10-12% रहे। तो 574.40 के नीचे जब तक बंद नहीं करता है तब तक इनको मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। और अगर इस ट्रेड को 10-12 दिन और वर्किंग देंगे और ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहा तो आई थिंक ऊपर में इनको 635-640 के स्तर भी दिखेंगे। तो 574.40 के स्टॉप लॉस से होल्ड। 574 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर के लक्ष्य आपको बता दिए गए। और बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जो 700, 750, इवन 800 तक के भी टारगेट्स इस पे देखने को मिले। तो रुकने में फ़ायदा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नागेश्वर पांडे हमारे साथ हैं गिरिडीह झारखंड से। नागेश्वर जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर जी सर, मेरे पास सेल का 283 111 रुपये 36 पैसा में है, तो क्या हमको होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए सर? सेल को सेल करें या होल्ड करें सर्वेंद्र? देखिए, आई थिंक अपने स्पेस में ये थोड़ा लेट चला और अब तो फिलहाल अपने लॉन्गर टर्म सेटअप्स को आई थिंक यहाँ पे आज के दिन देखें तो उसका ब्रेकआउट हो रहा है। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हैं। आई थिंक अगर आप एक एवरेज इसका 5-10 दिन का वॉल्यूम देखेंगे तो उसके आधे वॉल्यूम तकरीबन आज इसका ऑलरेडी हो चुके हैं। और जबकि अभी हम 10:30 हमारा 10:30 का ही टाइम हुआ है। तो आई थिंक एक अच्छा मूव दिख रहा है और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। मे बी इवन इफ ट्रेडिंग एंगल से भी बने रहे, अगर 15 दिन महीना के करीब बने रहे तो आई थिंक ऊपर में इनको 95 to 100 के लेवल्स यहाँ पे डेफिनेटली आते हुए दिखने चाहिए। बट स्टॉप लॉस जरूर रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, और वो जरूर लगाएं, और वो रहेगा 79.90 पे। 79.90 पे स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें अभी रुके रहिए आप। पंकज जी हमारे साथ हैं, जुड़ रहे हैं। पंकज जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरे पास HEG है 1656 के 86। 1650 क्या करूं सर? 1,000 के आसपास आ गया HEG आज। आधा हो गया सर, ये तो लगभग आधा। हाँ आधा हो गया। ऊपर पे ले लिया भाई।
सरवेन जी क्या करना चाहिए? तो आधा एवरेज करें क्या? देखिए, पहले तो नीरज जी यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक हमको अच्छा लगता है, हमारा इंटरेस्ट इसमें रहता है, तो जो व्यू है उसको ये मान के चलें कि हम इंटरेस्टेड हैं इसमें और इसमें हमारे ट्रेड्स भी रहते हैं। अब बात रही जहां तक आई थिंक एवरेज करने की आप पूछ रहे हैं, आई थिंक थोड़ा यहाँ वेट कर लें, क्लियर कट कुछ रिवर्सल्स दिख जाएं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं ट्रेड करने में बात बनेगी, बट फिलहाल जो पोजीशन है उसके साथ बने रहें। काफी करेक्शन इन्होंने देख लिया है, तो थोड़ा टाइम दे दें और एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो एक पुल बैक का तो वेट करें और उसमें डिसाइड करें कि क्या करना है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल होल्ड कर लें और इस ट्रेड को 15-20 दिन के बाद इसको वापस रिव्यू करें। इसको होल्ड करिए, 15 दिन बाद व्यू कर लीजिएगा। और डिस्क्लोजर आपने सुन लिया होगा कि ये आप एक राय और ले लीजिएगा इसमें कोई भी एक्शन लेने से पहले एचईजी में। सरविंद रुकिएगा जरा, एक कंपनी से के मैनेजमेंट से बात करते हैं। ट्रैक्टर और मशीनरी इक्विपमेंट बनाने वाली बड़ी कंपनी स्कॉट्स ने दूसरी तिमाही में कमज़ोर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मुनाफे में करीब 50% की गिरावट देखने को मिली है और वही कामकाजी मुनाफा भी 32% से ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। मार्जिन लगातार कई तिमाहियों से गिर रही है और वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू में 12% की करीब ग्रोथ देखी गई है। नतीजों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट फाइनेंस और ग्रुप CFO भरत मदान जी हैं। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं सर। ये एबिटा लेवल पे 33% की वीकनेस देखने को मिल रही है। मार्जिन में बहुत ज़्यादा 5.5% की वीकनेस देखने को मिली है। क्या रीज़न था सर? ये तो बहुत ही कमज़ोर नतीजे और हर सेगमेंट के नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। भरत जी। हेलो जी। हेलो जी भरत जी बोलिए सर, मुझे सुन रहा हूँ मैं आपको। ओके। नहीं, जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, जैसे हम अपना नॉर्मली हर मंथ के अपने वॉल्यूम रिपोर्ट में भी बताते आए हैं कि अभी इन्फ्लेशन का जो प्रेशर था वो काफी हाई था। एटलीस्ट जो Q1 तक का इन्फ्लेशन था वो काफी अनएब्सॉर्ब्ड इन्फ्लेशन है जो अभी मार्केट में पास ऑन नहीं कर पाई है इंडस्ट्री। तो उसकी वजह से डेफिनेटली मार्जिन पे प्रेशर है। लेकिन अब पिछले क्वार्टर के अंदर में इन्फ्लेशन का प्रेशर नहीं था, तो पहले क्वार्टर तक Q1 तक जो हमें प्रेशर आ रहा था और Q2 में सॉफ्टनिंग की वजह से कमोडिटी प्राइसेस पे वर्चुअली न्यूट्रल क्वार्टर था। और तो हमें अब लग रहा है कि आगे क्योंकि डिफ्लेशन की कंडीशन नजर आ रही है और कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं, तो थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स हमें लगता है कि मार्जिन बेटर होंगे। डिफ्लेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्जिन में दिखना शुरू होगा। तो जितना भी ये लगता है जो अभी हुआ मार्जिन है Q2 का, आई थिंक ये वर्चुअली बॉटम लेवल है। तो इससे ऊपर ही दिखने का अगले कुछ क्वार्टर में लगता है हमें कि 4-5 क्वार्टर में वी शुड बी एबल टू गो बैक टू जो नॉर्मल मार्जिन हमारे होते थे बिजनेस के। सो वहां तक जा सकते हैं हम। 14% जो एवरेज मार्जिन है, इसको जाने में भी 3-4 क्वार्टर लगेंगे आपको। हाँ जी, क्योंकि आप डिक्लाइन देखेंगे तो मार्जिन का जैसे ये पिछले 6-7 क्वार्टर पहले इन्फ्लेशन की ये कंडीशन शुरू हुई थी और नॉर्मली क्योंकि इन्फ्लेशन का जो पर्सन होता है मार्केट में वो थोड़ा लैग के साथ होता है। तो इसलिए 6-7 क्वार्टर तक मार्जिन को ड्रॉप होने इस लेवल तक आने में लगे थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो आगे ग्रोथ भी आएगी वो भी ग्रेजुअली आएगी, जो रिकवरी होगी मार्जिन की। तो बाय द टाइम जब प्राइस स्टेबलाइज होंगे, मार्केट में थोड़ा पर्सन होगा, कुछ डिफ्लेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो आई थिंक कम्बिनेशन जो इन सब फैक्टर्स का है वो ग्रेजुअली मार्जिन में देखने को मिलेगा। सर आपके जो सेगमेंटल बिजनेस है ना, कंस्ट्रक्शन वाला भी देखिए या इवन रेलवे वाला भी देखिए, वो बहुत इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चूँकि आपका जो बड़ा बाज़ार है वो रूरल और सेमी अर्बन मार्केट है, जहाँ की बॉटम ऑफ द पिरामिड में बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख रही है, डिमांड पिकअप नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको ये उम्मीद है कि 3-4 क्वार्टर में ये ठीक हो जाएगा। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन बनेगी, तो कैसे सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ये। देखिए, अभी आप जैसे वॉल्यूम देखेंगे इंडस्ट्री के पिछले 2 क्वार्टर से ट्रैक्टर इंडस्ट्री में वॉल्यूम ऊपर को देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ थी इंडस्ट्री में और सेकंड क्वार्टर में भी इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आप रेनफॉल देखेंगे, मानसून जो है वो एबव नॉर्मल रहा है। तो इवन तो कुछ स्टेट्स में थोड़ा इशू है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो ऑब्वियसली इवन नहीं है। लेकिन जो बाकी पॉकेट्स हैं, आई थिंक वहाँ पे जो वाटर रिजर्वर लेवल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके रहते जो अभी आगे की बात करें तो MSP क्रॉप की बढ़ रही है। रबी क्रॉप का सीजन सोइंग जो अभी तक एबव एवरेज चल रहा है, पिछले साल से बेटर सोइंग हो रही है इस बार में। तो पानी की अवेलेबिलिटी है, तो हमें लगता है कि जो रबी सीजन है और आगे का जो नेक्स्ट ईयर का सीजन होगा वो अच्छा आएगा और उसकी वजह से इंडस्ट्री जो अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। और जहाँ तक डिफ्लेशन का प्रेशर है, अभी जैसी कंडीशन नजर आ रही है, ग्लोबल रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो धीरे धीरे लग रहा है हमें कमोडिटी का प्राइस जो प्रेशर है
वो सॉफ्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे सॉफ्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन पे भी आना शुरू हो जाएगा। सर लेकिन एक चीज़ मुझे आपसे और समझनी है, जो ट्रैक्टर वाली इंडस्ट्री है, आप कह रहे हैं कि क्रॉप की है, एमएसपी बड़ा बढ़ी है, एमएसपी बढ़ना मतलब एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर और क्रिएट करता है। वो डिमांड ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ख़राब है रूरल इलाकों में, सेमी अर्बन में। फिर क्या कैटलिस्ट होंगे जो आपको लगता है कि ये बेटर होगा? देखिए, अभी जो प्राइस बढ़े हैं इनपुट की कॉस्ट के, उसका प्रेशर अभी फार्मर्स के ऊपर है। जो आउटपुट प्राइसेस बढ़े हैं, जो एमएसपी बढ़े हैं, वो इतने नहीं बढ़े कि उसकी पूरी इनपुट कॉस्ट एब्जॉर्ब हो सके, और ऊपर से जो थोड़ा रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहा वो अनइवन रहा, तो उसकी वजह से भी कुछ जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी वगैरह है, वहाँ पे इस बार रेनफॉल बहुत कम था, तो जो खरीफ की क्रॉप थी वो अच्छी नहीं हुई। लेकिन बाद में सितंबर में क्योंकि जैसे रेनफॉल जो था वो बेटर हो गया, तो डिलेड थी, एक्सटेंडेड रेन थी इस बार, तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट सीजन है वो हमें अच्छे आने की उम्मीद है। और इन मार्केट्स में भी जहाँ पे पिछला सीजन वीक था वो अब पिकअप हो रहा है, तो इसलिए उसकी अंदाज से मैं लगता है कि डेफिनेटली आगे जाके डिमांड जो है अच्छी देखने को मिल सकती है। तभी हमने ट्रैक्टर इंडस्ट्री की जो गाइडेंस दी थी, जो पहले हमारी लो टू मिड सिंगल डिजिट की थी, अब हमने मिड टू हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ की गाइडेंस कर दी है। और ऑलरेडी अब 7 महीने में देखें तो ऑलरेडी इंडस्ट्री जो है 8-9% की ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी है। पर सर एक लास्ट क्वेश्चन और, ये इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है और आरबीआई के पास कोई चॉइस नहीं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा। ऐसे में ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैसा है? देखिए, इंटरेस्ट का हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट आता है, जहाँ पे जो फर्स्ट टाइम यूजर हैं, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इक्विपमेंट लेते हैं आगे रेंट आउट करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा प्रेशर होता है। लेकिन ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, आई थिंक 2 से 3% इंटरेस्ट रेट का। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो हम डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। बट अभी तक का जो हमें लग रही है डायरेक्शन इंटरेस्ट रेट की, उसको देख के हमें लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ओके बड़ा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से एक बार चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी सर्वेंद्र, एस्कॉर्ट्स कुबोटा रिजल्ट्स काफ़ी वीक थे और स्टॉक करीब 40 रुपये नीचे है, 1951 रुपये ट्रेड कर रहा है। कैसा लग रहा है चार्ट पे? देखिए, इमीडिएट बेसिस पे तो नीरज जी स्टॉक को अगर मैं देखूं तो आप देखें कि लास्ट 2-3 महीने का अगर उसका आप सेटअप देखें तो बहुत ज्यादा 1920-30 के नीचे नहीं गया है। तो आई थिंक अपने लोअर एंड, अपनी जो लास्ट 2-2.5 महीने की जो इसकी ट्रेडिंग रेंज है उसके लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है। और मेरा मानना है कि 1900 का अब एक इंपॉर्टेंट इसके लिए दायरा है। जब तक वो होल्ड रखता है तब तक जिनके पास पोजीशंस हैं पॉसिबली वो एक लास्ट ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। बट 1900 के नीचे जब बंद आ जाएगा तो आई थिंक स्टॉक फिर मेरे हिसाब से काफी वीक टर्न हो जाएगा। तो किसी के पास भी अगर ट्रेड्स हैं तो आई थिंक 1898.40 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें, बट उसके नीचे यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। और ऊपर में अगर 2050-2060 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे भी थोड़ा मुनाफा बुक करने की कोशिश करें। ओके तो ये थी एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर राय। राजेश हमारे साथ मनसा पंजाब से जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। साहब मेरे पास सुदर्शन केमिकल के शेयर हैं 300 414 के भाव में। तो मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, तो राय लेना चाहता हूँ अगर बेचूं या रखूं। सरवेंद्र जी बताइए क्या करें? सुदर्शन केमिकल लॉन्ग टर्म बनना चाहते हैं? बनना चाहिए। देखिए, ये स्टॉक काफी बढ़िया करेक्ट हो चुका है इस साल के लिए। तो आई थिंक यहाँ इस साल के लिए तो मेरे टारगेट्स जो भी स्टॉक के हिसाब से जो एक करेक्शन आपको लगता है 35-40%, आई थिंक उससे ज्यादा ही इसने दे दिया है। तो आई थिंक अब यहाँ पे ट्रेड में है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। दायरा इनका लंबा है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली ट्रेड में बने रहें। और एक अच्छा उछाल भी इसको एटलीस्ट 580, 570, 580 तक लेके जाएगा। 6 से 9 महीने का टाइम लगेगा, बट आई थिंक इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। ट्रेड में बने रहिए। सरवेंद्र जी ब्रिटानिया में भी बने रहें क्या लोग? 9% ऊपर है और बैंक ऑफ बड़ौदा 8% ऊपर है। देखिए, ब्रिटानिया तो बिल्कुल बढ़िया सेटअप है अभी फिलहाल, और अभी नया ताजा ब्रेकआउट है। तो जिनके पास है वो डेफिनेटली ट्रेड में बने रहे। नए रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं निकलेंगे, बट जिनके पास है वो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और अब तो इसके लिए एक साइकोलॉजिकल एक मार्क हो गया 4000 जो कि इसने रिक्लेम कर लिया है, तो वो इसके लिए एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट तो वही बन के आ रहा है। सो 3900 से लेके 4000 ये इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे। 3900 के आसपास उसका वो आज का जो गैप एरिया है वो भी आ रहा है, अपर एंड ऑफ दैट गैप। तो आई थिंक ट्रेड में
मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। और जहां तक रही बैंक ऑफ बड़ौदा की बात, आई थिंक यहाँ पे भी आई थिंक पीएसयू बैंकिंग में एक अच्छा गैप अप तो है, बट ऊपर से इसने थोड़ा सा गिव अप कर दिया है। तो मेरा थॉट यहाँ पे ये है कि इसको 1-2 दिन वॉच कर लें और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई स्ट्रॉन्ग राय बनाए। फिलहाल रिजल्ट्स को 1-2 दिन डाइजेस्ट हो जाने देते हैं। 2 और स्टॉक जिस पर राय लूँगा, एक आप मैरिको पर राय दीजिए। रिजल्ट्स जो है इनके कमज़ोर हैं, और जैसा भी मैं भरत जी से चर्चा भी कर रहा था स्कॉट्स कुबोटा से कि रूरल इलाकों में और छोटे शहरों में डिमांड बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, उसका असर साफ दिख रहा है। मैरिको भी उन्हीं में से एक है। 6.5% स्टॉक नीचे है, 504 रुपये पर काम कर रहा है। क्या करें इसमें? देखिए, यहाँ पे मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली जो लास्ट 2-3 महीने मुझे लग रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के लग रहे हैं। स्टॉक ने एक 600 के ऊपर के करीब एक हाई रखा और वहां से जो ये करेक्शन इसको 470 के आसपास 450 के आसपास लेके गया। तो आई थिंक मोटा मोटी 460-470 के लेवल्स यहाँ पे मुझे लगता है नीचे में ट्रेडिंग प्ले के हिसाब से भी अगर आप लेके चलें तो पेंडिंग है। नेक्स्ट 7 से 10 वर्किंग डेज में आई थिंक स्टॉक आपको नीचे में 460-470 के लेवल्स दिखा देगा। तो किसी के पास आई थिंक जिनके पास पोजीशंस है आई थिंक हल्की कर लेने चाहिए, और जिनको यहाँ पे ट्रेड लेना है आई थिंक शॉर्ट साइड का भी अच्छा ट्रेड बनता है। 505 के आसपास चल रहा है, अगर किसी को शॉर्ट करना है तो आई थिंक 525 का स्टॉप लॉस रहेगा, 525.60 का एक स्टॉप लॉस, और नीचे में मेरे हिसाब से 460-470 के टारगेट्स यहाँ पे मेरे हिसाब से आने चाहिए मैरिको के। ओके, चलिए एक सवाल है सरबजीत सिंह का, जिन्होंने ट्विटर पे लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मुझे मेरे पिताजी से एमआरएफ के 20 शेयर 72,000 के रेट के आसपास मिले हैं। उन्होंने दिए, मतलब पिताजी ने इनको गिफ्ट किए 20 शेयर। क्या मैं थोड़ा मुनाफा वसूल कर किसी दूसरे सेक्टर में लगा दूं या फिर यहीं बना रहूं और डिविडेंड खाता रहूं? बताइए। देखिए, धरोहर है तो आई थिंक यहाँ पे मैं तो बोलूंगा कि ट्रेड में बने रहें। फिलहाल प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और ट्रेड में बने रहें। आई थिंक जो अभी इमीडिएटली मुझे यहाँ पे दायरे दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो जो इसके पीछे की रेंज रही 84,000 के आसपास, 84-85,000 के आसपास अच्छा कंसोलिडेट हुआ था। तो आई थिंक अगर चाहें तो थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इनको, और थोड़ा मार्जिन भी देना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ट्रेडेड स्टॉक है, बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है कि आप इसको रोज रोज ट्रेड करेंगे। तो आई थिंक 84,000 के आसपास कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, एक तो वो इनके लिए राय है। और नहीं तो अगर थोड़ा मुनाफा बांधना चाहें तो डेफिनेटली थोड़ा पैसा ऑफ द टेबल लेने में भी कोई हर्जा नहीं। थोड़ा पैसा बांधने को। अच्छा, डिविडेंड पे आउट इस बार तो 10% का इन्होंने किया था, बट इससे पहले 5-3-2 इस तरह से करते थे और यील्ड बहुत अच्छी नहीं। तो आप डिविडेंड के लिए एमआरएफ पे रुके रहे, ये बहुत ही वाइज डिसीजन नहीं होगा। हाँ, अगर आप चूँकि 91-92 हज़ार पे चल रहा है तो आप थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, अदरवाइज़ बने रहिए। स्टॉक तो बढ़िया ही है क्वालिटी वाला। तो ये आपके लिए एक राय निकल के यहाँ पे आती है। चलिए अब कुछ और सवाल लेते हैं जो पूछ रहे हैं लोग। भारत डायनेमिक्स पे एक सवाल है जो 995 पे ख़रीदा है इन्होंने, क्या करना चाहिए? मेहा ने। नहीं, आई थिंक एक शॉर्ट टर्म स्विंग टॉप्स के आसपास इन्होंने लिया है, तो अब यहाँ से डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है, बट रिस्की एरिया में इन्होंने लिया है। यहाँ से इसमें एक जो रिस्क ऑफ अ करेक्शन हम बोलते हैं वो कहीं यहाँ पे है। तो अगर अभी ताज़ा लिया है और अब बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है इसमें लॉन्ग टर्म का, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए। 1030-1040 के ऊपर अगर कुछ जाके टिका तब जाके बात बनेगी, बट फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की एरिया में इन्होंने लिया है, तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। भारत डायनेमिक्स से मेहा जी निकल जाना चाहिए। वेदांत 7.5% करेक्ट है, आज 24 रुपये नीचे आ गया है। चला भी था अच्छा ये शुक्रवार को, वो चली थी खबर कि जीरो कोविड हो जाएगा, डिमांड डिवाइड। तो मेटल आजकल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, क्या करना चाहिए वेदांता में? 7% नीचे है, 7.5%। नहीं, देखिए मेटल में लोग लास्ट वीक में थोड़ा सा आई थिंक लोग पॉजिटिव हो गए इंडेक्स को देख के और थोड़ा कुछ स्टॉक्स चल गए, बट थॉट यहाँ पे अभी भी यही है कि लास्ट 2-3 महीने से आप देखिए तो डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है, और ये वो सेक्टर है जो ग्लोबल हालातों से इफेक्ट होते रहेगा। तो जो ग्लोबल मार्केट जिस तरह से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और बार बार आप बाहर के मार्केट्स में देखेंगे कि सेलिंग आ रही है। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स जो इसको हम ACWI बोलते हैं, वो कोड भी अगर लोग देखना चाहें नेट पे जाके देखें, आई थिंक जिसमें वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस हैं, वो इंडेक्स भी चल नहीं पा रहा, उछाल में तुरंत सेलिंग आ जा रही है। तो आई थिंक ये एक सेक्टर है, जब तक ग्लोबल बॉटम आउट नहीं हो जाता और हमें नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल बॉटम कहीं बन गया है, तब तक आई थिंक ये ट्रेडिंग का सेक्टर रहेगा और रुझान हल्का सा बायस हल्का नेगेटिव रहेगा कि
उछालों में सेलिंग आती रहेगी और एक आध स्टॉक को आप छोड़ दीजिए जो भाग रहे हैं, बट ओवरऑल सेक्टर में आप देखेंगे कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी। तो यहाँ पे मेरा थॉट यही है कि वेदांता में कि अभी ये पुल बैक के बाद इसका नीचे में 255 260 का आई थिंक एक ट्रेडिंग टारगेट तो मुझे लगता है जो आ जाएगा। तो अगर किसी के पास है तो आई थिंक पोजीशन हल्की कर लेनी चाहिए। ओके, एक सवाल लेते हैं फटाफट संतोष के साथ जो पुणे से हमारे साथ जुड़े। संतोष जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो सर, मैं संतोष बात कर रहा हूँ पुणे जी। एक्चुअली मेरे पास एक RVNL के 2000 शेयर है, तो मैं अपने उसको एक 5-5.5 साल पहले मैंने लिए थे। कब लिए थे आपने? 5.5 साल पहले, 5.5 साल पहले। ओके, लॉकडाउन से पहले, बिफोर 5 ईयर। अच्छा सर्वेंद्र, RVNL देखिए 35 रुपए पे लिए थे इन्होंने और 50 रुपए 51 रुपए पे चल रहा है इस समय जी। क्या सजेशन है? नहीं देखिए, जो रेल स्टॉक्स हैं आई थिंक थोड़ा मोमेंटम है यहाँ पे, और जिस तरह से अभी लास्ट 3-4 दिन का मूवमेंट है अच्छा है। आई थिंक फटाफट इनको लास्ट 3 दिन में काफी दिन से ट्रेड लेके बैठे होंगे, बट जो इनके पैसे बनने शुरू हुए हैं वो लास्ट 4-5 दिन में हैं। तो अब जब आ गए हैं ट्रेड में और लास्ट 4-5 दिन से रुझान अच्छा है, तो आई थिंक इतना मेहनत की है, इतने साल होल्ड किया है, तो आई थिंक थोड़ा इसको बना के रखें। एटलीस्ट कोशिश करें कि 11-12 टके के करीब इनका रिटर्न कैगर टाइप का एक छूटे। तो आई थिंक उसके लिए तकरीबन मेरे हिसाब से यहाँ पे इनके लिए एक 70 से 75 रुपए का भाव आ जाए तो इनका एक अच्छा 5 साल का यहाँ पे रिटर्न छूट जाएगा। तो मेरे हिसाब से जिस तरह का इसने मोमेंटम पकड़ा है, तो 75 नहीं है, एटलीस्ट 65-70 के टारगेट्स यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल हैं। 1 से 3 महीना इनको इसको देना पड़ेगा, 3 महीने का एक इसको टाइम दे तो आई थिंक 65 तक पहुंचने की पूरी कोशिश इसमें रहेगी। और उस समय चाहे तो आधा मुनाफा बांध ले, ऑलमोस्ट इनके लिए डबल हो चुका होगा। आधा मुनाफा बांध लेंगे तो आधे शेयर इनके फ्री हो जाएंगे। ओके, तो 65 तक के टारगेट आ सकते हैं 1-2-3 महीने के अंदर, तो उस पर ध्यान रखिएगा और फिर आप इसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं थोड़ा। अच्छा, कैलाश का एक सवाल है ट्विटर पे। इन्होंने बर्जर पेंट के 32 शेयर खरीद रखे हैं 760 के भाव पर, और इनकी चिंता ये है कि बहुत दिन से स्टॉक में कुछ हो नहीं रहा, हरकत नहीं आ रही है। रुकने में कोई दिक्कत नहीं, 2 साल तक भी रुक सकते हैं, तो क्या करें? ये बर्जर पेंट 760 के भाव पर 32 शेयर। देखिए, ट्रेड में काफी देर रह गए ये पहली बात, और कहीं इनको इसमें पेंट्स स्पेशली आए। देखिए ये स्टॉक एक वीक कैटेगरी का स्टॉक है, चला ही नहीं है। लास्ट जब बाजार चला लास्ट 2-3 महीनों में तो भी ये चला नहीं है। और आप देखिए कि इसने मार्केट के साथ इसने 8वें महीने में इसने अगस्त 21 में ही अपना हाई बना लिया था, तो अब ये ऑलमोस्ट 12 महीने हो गए, चल नहीं पाया है। तो वीक कैटेगरी का स्टॉक है नो डाउट, बट टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज एक डीप करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे एक उछाल के लिए इनको बने रहना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे अगर लगाएं तो जो पीछे का भी जो हमने लो रखा तकरीबन 570 के आसपास, उसके नीचे कहीं अगर एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो जरूर रखें। बट यहाँ पे उछाल में निकलने की कोशिश करें। इसका ईयरली क्लोज अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि अब दो महीने पूरे भी नहीं रह गए, अब तो 1.5 महीने रह गए हैं। 1.5 महीने में मुझे नहीं लगता कि अपना ईयरली क्लोज ये पॉजिटिव कर पाएगा। और ये मान के चलना बहुत जरूरी है कि 8वें 9वें साल में ये जाके अब एक 9वें 10वें साल में जाके एक नेगेटिव क्लोज आ रहा है, तो नेक्स्ट 1 से 1.5 साल यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो उछाल में निकलने की राय है। इन द मीन टाइम 574 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। 574 का स्टॉप लॉस, और अगर कोई उछाल निकलती है तो उसमें से निकल जाए, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस के संकेत दिख रहे हैं। अच्छा, नायका पर क्या राय है आपकी? लोगों ने, चमन लाल जी हैं, चमन जैन जी, इन्होंने IPO में लिया था 1125 पे, 2000 जाएगा दोबारा क्या ये? सर डेटा तो बहुत कम है इसमें, तो कोशिश करें तो जितने समय में नीचे आया उतने ही समय में ऊपर जाएगा। उतना चार्ट तो है ही है आपके पास। जी नहीं, चक्कर क्या है कि खाली नीचे नीचे आ रहा है, कहीं एक बेस फॉर्मेशन का भी कुछ एक सेटअप कुछ दिखे तो हम बोले। बट लास्ट जो 5 दिन पहले का एक शार्प कैंडल आया है, उसमें वॉल्यूम्स भी थे, उसमें थोड़ी डिलीवरीज भी गई हैं। तो आई थिंक अगर उसको मद्देनजर रखें, एक लॉन्ग रेंज कैंडल जो बना, आई थिंक उसके हिसाब से अगर एक लेवल निकाल के रखें तो 1075 ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया उस कैंडल के हिसाब से यहाँ पे आ जाता है। जब तक उसके ऊपर है तब तक शॉर्ट टर्म रुझान पॉजिटिव रहेगा। 2000 की तो बात मैं नहीं कर सकता, बट अगर 1075 होल्ड रखता है तो नेक्स्ट 15 से 20 दिन में आपको तकरीबन 1300-1310 के लेवल्स तो मिल सकते हैं। तो आई थिंक फिलहाल के लिए उतना ही स्टांस में दे पाऊंगा।
हाँ, फिंगर्स क्रॉस है। इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस भी हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। और अभी चूंकि रिसेंट लिस्टिंग, इसलिए बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए सर्वेंद्र बहुत ज़्यादा दूर तक की राय नहीं दे सकते। सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत सारे सवालों पर जवाब देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।